अब सुनना जरा सा, क्या करेंगे इसमें। इसके लिए जो है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग लिप्शिट्ज कंडीशन क्या होती है। लिप्शिट्ज कंडीशन, ठीक है, लिप्शिट्ज कंडीशन क्या होती है। एक सेकंड रुक जाना जरा सा। अरे यार ये बार बार, तो सुनना जरा सा कि लिप्शिट्ज कंडीशन क्या होती है, देखना जरा सा आपका, कि आपका कोई फंक्शन लिया है, अ फंक्शन f of x comma y defined in a domain D is said to satisfy the Lipschitz condition। हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन लिप्शिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कब कहेंगे, किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसे बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y इन D। कहेंगे कि ये फंक्शन f ऑफ x, y कोई फंक्शन दिया है और वो आपका लिप्शिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हम लोग तब कहेंगे जब आपका if there exists a constant k, there exists a constant k, अगर कोई कांस्टेंट k लिया हमने, सच दैट, इस तरह से लिया है कि f ऑफ x y1 माइनस f ऑफ x y2 लेस देन और इक्वल टू k मॉडुलस ऑफ y1 माइनस मॉडुलस ऑफ y2 फॉर ऑल x y1 और x y2 बिलोंग्स टू D। D कोई डोमेन, D कोई डोमेन होगा, कोई भी डोमेन हो सकता है भाई, डोमेन जानते हो क्या होता है, कोई भी डोमेन हो सकता है। डोमेन जो होता है रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, कोई भी डोमेन हो सकता है आपका। तो अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, ये कंडीशन जो बोर्ड पे लिखी है, किसी भी f ऑफ x y कोई फंक्शन है और उसके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अब ये कैसे यूज होती है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो वहां देखेंगे कैसे यूज होती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम लोग इस कंडीशन को कहते हैं लिप्शिट्ज कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं लिप्शिट्ज कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं। और जो k है उसे बोलते हैं लिप्शिट्ज कांस्टेंट। k को बोलते हैं लिप्शिट्ज कांस्टेंट। k जो होता है इसको कहते हैं लिप्शिट्ज कांस्टेंट। ये होता है, ठीक है। तो इससे कहते हैं हम लोग लिप्शिट्ज कांस्टेंट। अब ये चीज हो गई आपकी। अब इसका यूज कैसे होगा वो तो क्वेश्चन जब आएगा तो वहां देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज देखने जा रहे हैं। हम लोग इसी चैप्टर में भी, इसी चैप्टर में चल रहा है भाई, इसी चैप्टर में हम लोग दूसरी चीज देखते हैं क्या है। अब ये जो चैप्टर है अब आपका, इसमें जो है आपका, एक सेकंड बस रुक जाना जरा, चलो वापस आ जाते हैं हम लोग। अब इस चैप्टर में और क्या चीज है, और दूसरी चीज है आपकी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। अब मेन बात जो है इसके बारे में हमको बताना है। अच्छा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कभी आपको याद हो, जैसे कि आपने ये बात पढ़ी होगी, कभी आपको ध्यान हो कि आपको दो इक्वेशन दी रहती थी। अगर आप ध्यान करो कि दो इक्वेशन दी रहती थी, दो लीनियर इक्वेशन दी रहती थी, है ना, दो लीनियर इक्वेशन आपको दी रहती थी। याद करिए जरा सा,
दो अगर लीनियर इक्वेशन दी रहती थी, थोड़ा सा याद करो भाई, अगर आपको याद है थोड़ा सा याद करो, अगर आपका ऐसे दिया जाता है a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरी दी आपका a2x प्लस का b2y बराबर c2, ठीक है, तो आपको याद होगा इसमें कई सारे केस बनते थे। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 होता था और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होता था, तो फिर आप कहते थे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं इन दोनों इक्वेशन का। और वहीं पर अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता तो कहते थे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कह जाता था। याद करिए, आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, यह हाई स्कूल में हुआ करता था भाई। और अगर आपका तीनों बराबर हो जाए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, अगर इस तरह से आ जाए, ये अगर हो जाता था तो आप कहते थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये चीज है। तो ये जो है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब होता था, ये चीज जो होती थी आपको याद होगा। जैसे कि ये दो लीनियर इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये दो लीनियर इक्वेशन में लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, तो वैसे ही ये चीज डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होती है। जैसे लीनियर इक्वेशन में दो लीनियर इक्वेशन दिख ही रहा है, ये सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन लिखा है, टू लीनियर इक्वेशन। जब सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन लिखा है, तो जैसे ये सिस्टम ऑफ टी लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, तो उसी तरह से वैसे ही आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, उसमें भी आपको निकालना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। जैसे इसमें पूछ रहा है, जैसे इसमें यहां पर है, वैसे ही आपके पास उसमें भी होगा। आपके पास क्या होगा, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन लिखी यूनिक है कि नहीं है। तो वैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी और आपको पता करना होगा कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले ये बात। और एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक है कि नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है। चलो जैसे कि हम एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो कोई बात नहीं, हम आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, हम आपको एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, जरा देखना एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया, आपको हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ली है। जैसे एग्जांपल लिया हमने एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, और वाई 0 दे रहा है 1। जब कभी 0 पॉइंट पे देता है कुछ, आपको मालूम है एक्स बराबर 0 पे दिया है ना कंडीशन, जब एक्स बराबर 0 पे कंडीशन दी रहती है तो उसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये क्या है, आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और इस कंडीशन को बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। जब 0 पे कंडीशन दे रहा हो, एक्स बराबर 0 पे है कंडीशन, जब एक्स बराबर 0 पे कंडीशन देता है तो आप कहते हो उसको इनिशियल कंडीशन। जब एक्स बराबर 0 पे आप देते हो तो उसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। और हमने आपसे कह दिया है कि ये आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका, और एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक है कि नहीं है, हमने एक पूछा आपसे। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करो जरा। एक्स नीचे चला गया, वाई डैश का मतलब क्या होता है, वाई डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। इसको इसे ले लोगे, इस तरह से आ जाएगा, ये बड़ा सिंपल सा काम है। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर दोगे तो log y इक्वल टू log x, कांस्टेंट हो जाएगा log c, तो y इक्वल टू हो जाएगा cx। अब जो कंडीशन दी है वो कंडीशन उठाइए जरा सा, y0 बराबर क्या दे रहा है 1। चलो करते हैं जरा सा भाई, इसमें से x बराबर क्या रख दो, 0 रखो, इसमें x बराबर 0 रखो सब लोग, तो कितना आ जाएगा, तो y0 कितना आ जाएगा, y0 तो आपका 0 आ जाएगा, जबकि y0 तो 1 दे रहा था। तो इसका मतलब है ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई जो कंडीशन दे रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए जो कंडीशन दे रहा है कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो बट आप ऊपर लिख दो, बट y0 की वैल्यू 1 दे रहा है ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है इसका नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो 1 हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? अब अच्छा और एग्जांपल बताते हैं, कोई डाउट हो पूछ लेना फौरन। अच्छा और जरा एग्जांपल बनाते हैं हम। वहीं अगर हमने एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, ठीक है, एग्जांपल लगा दिया हमने y डैश इक्वल टू लिख दिया हमने 2x, लिख दिया हमने थोड़ी देर के लिए, हमने लिख दिया y डैश इक्वल टू दिया आपको 2x और कंडीशन वही है y0 बराबर 1। ये भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहोगे इसको, क्योंकि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। जब x बराबर 0 पे कोई कंडीशन दी रहती है तो वो इनिशियल कंडीशन होती है। ये इनिशियल कंडीशन है, तो इस क्वेश्चन को बोलेंगे, पूरे क्वेश्चन को बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस पूरे क्वेश्चन को बोलेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इनिशियल कंडीशन। क्यों इनिशियल कंडीशन कहलाएगी, क्योंकि x बराबर 0 पे दे रहा है इसलिए। अच्छा एक काम करो, y डैश की वैल्यू क्या है, 2x है, इसको भी सॉल्व करके चेक करो जरा। dy बाई dx 2x है। अभी आ जाओ जरा सा dy बाई dx और इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y x का हो जाएगा x² बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो गया, ऐसे आ गया ना। अच्छा ये कंडीशन जरा लगाओ, y0 बराबर 1, तो चलो लगाते हैं हम लोग। x बराबर y0 कितना है, x बराबर 0 पुट करोगे c, और c की वैल्यू y0 कौन है 1, तो c की वैल्यू 1। यहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, वहां पर एकदम गलत हो रहा था, वहां पर से y0 बराबर 0 आ जा रहा था, जबकि यहाँ पर y0 c आया है, और c तो कुछ भी हो सकता है, और y0 ने 1 दिया है तो c यहाँ से 1 हो गया। c की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दो, तो y आ जाएगा x² प्लस 1, है ना, ये आ गया आपका y, x² प्लस 1 आ गया आपका y। अच्छा जब आपका y x² प्लस 1 आ गया, तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है भाई। एग्जिस्ट कब नहीं करता, जब आपकी कंडीशन ना सेटिस्फाई होती तो आप कहते हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है भाई, आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है। कैसे यूनिक है, जब कभी भी सॉल्यूशन में, बहुत ध्यान सुनना, अगर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए, मान लिया यहां पर c आ गया होता, तो c तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब कुछ भी हो सकती है तो अलग अलग c रखते जाओगे, अलग अलग ये सॉल्यूशन आता जाता। c की वैल्यू 1 रखोगे अलग आ जाएगा, c बराबर 2 रखोगे अलग आ जाएगा, c बराबर 3 रखते अलग आ जाता। बात समझ रहे हो, अगर इस तरह से लिखा होता ये ऐसे आ जाएगा, मान लो ऐसा होता, यानी सॉल्यूशन में आपका c बचा रह जाता। सॉल्यूशन में अगर आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट बचा रह जाए, तो c तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, c का मतलब क्या होता है, कुछ भी। तो c बराबर आप 1 लेते तो ये आप सॉल्यूशन ये आ जाता आपका। c बराबर अगर आप ये 2 लेते, c बराबर आप 2 लेते तो ये आ जाता आपका। c 3 लेते तो कुछ और आ जाता, इस तरह से आता जाता। तो इसका तो फिर कितने आते, c तो कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो c, तो फिर सोल्यूशन कितने आते हैं पता नहीं। तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर c नहीं बचा हुआ है, और जब कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना बचे तो आप कहते हो यूनिक सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इज यूनिक, और सॉल्यूशन जो है वो आपका यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन है। समझ में आई ये बात सबको, तो सॉल्यूशन आपका यूनिक हो गया। ऐसे और भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन ले लिया एक, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन ले लिया एक, और इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे हमने ये ले लिया, अगला एग्जांपल ले लिया हमने, एक क्वेश्चन आया था पिछले साल भी, हमेशा आता है क्वेश्चन इसका। अगला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल लिखा है एक्स वाई डैश, आपकी बुक से नहीं लिखा है हमने, कहीं और से लिख रहे हैं, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स वाई डैश इक्वल टू लिखा है y माइनस 1, जहां पर y0 की वैल्यू दे रहा है 1। तो y डैश कौन हो जाएगा बोलो, dy बाई dx, और ये x उधर चला गया, y माइनस 1 अपॉन x, इसको नीचे ले लोगे आप, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दोगे आप, ये हो जाएगा log y माइनस 1, यहां हो जाएगा log x, कांस्टेंट जोड़ दोगे log c,
तो y माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका xc। चलो अब आपको क्या दे रहा है, y0 इक्वल टू 1, लगा दो कंडीशन जरा। आपसे कह रहा है y0 इक्वल टू 1, है ना, ये तो कह रहा है आपसे। y0 का मतलब है, ये आपको गिवन है, y0 मतलब x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 रख दो। जब x बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा जरा बताओ भाई। तो यहां पर कितना आएगा y, और y की वैल्यू कितनी है 1, रख दो जरा सा। x भाई y0 इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है, इसका मतलब होता है x बराबर 0 पे y इक्वल टू 1 है। तो रख दो जरा सा, x बराबर 0 रखो, y की वैल्यू 1। जब y की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, और x बराबर 0 रखोगे तो ये भी 0, लो 0 बराबर 0, c तो निकला ही नहीं, c तो निकला ही नहीं। जैसे ही आपने x बराबर 0 रखा, c तो खत्म हो गया। जब c खत्म हो गया तो c तो निकला ही नहीं। अब जब c नहीं निकला है तो c क्या है फिर, c तो इसका मतलब है बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर होगा, या कह दो आर्बिट्रेरी, c तो कोई भी रियल नंबर होगा। अब जब c कोई भी रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या आ गया जरा बताओ, y कितना आ गया आपका xc प्लस 1, ये सोल्यूशन बना रहेगा, बस c तो निकला ही नहीं। फिर वही बात अभी भी आपको बताई कि c नहीं निकला है तो c तो कोई भी रियल नंबर है, c तो कोई भी रियल नंबर है। जब c कोई भी रियल नंबर है तो ये अलग अलग c पे अलग अलग वैल्यू आएगी y की। कितनी वैल्यू आएंगी पता नहीं, इनफाइनाइट, क्योंकि c जब इनफाइनाइट होता है भाई, c रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो आपको मालूम ही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, आपको मालूम ही है। जब c अलग अलग रखते जाओगे बहुत सारे, तो y भी बहुत सारे मिलते जाएंगे। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आ जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये चीज हो जाएगी आपकी, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोई डाउट हो तो यहां पर बताइए भाई आप, किसी को कोई डाउट हो तो फौरन बताइए। ये चीज है। तो ये हमने आपको एक बहुत ही छोटे से लेवल पे बताया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, एक सेकंड रुकना खाली, हम देख ले जरा सा, आए हुए वाले क्वेश्चन में से उठा ले जरा सा, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस वाला पार्ट। अब ये ओडी खत्म हो जाएगी तो पीडी अभी नहीं पढ़ाएंगे, हम पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़ा लेंगे, बाद में पीडी पढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब ओडी पूरे तैयार कर लेना अच्छे से, बीएससी एमएससी की तरह नहीं कि एग्जाम टाइम तैयार कर लेंगे, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ओडी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। फिर बाद में जब लीनियर अलजेब्रा हो जाएगी तो हम पीडी पढ़ाएंगे, अभी पीडी नहीं पढ़ाएंगे हम पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़ा लेंगे उसके बाद, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा भी एक बड़ी चीज है, फिर हम आपको पीडी पढ़ा देंगे बाद में। एक सेकंड जरा टाइम देना भाई, जरा सा कहाँ चला गया आपका ये क्वेश्चन जो था इसका, ये जो बुक है आपकी प्रीवियस ईयर वाली बुक है, थोड़ा सा हम इसके देख रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन लगे होंगे भाई, 100% आते हैं। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस चैप्टर जो है आपका कौन सा इसमें है, चौसठ नंबर पेज पे। हाँ कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलो हम आगे और चीज पढ़ा दे, फिर ये क्वेश्चन आपके करने लायक होंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ और भी पूछा जा रहा है कभी कभी, तो पहले हम आपको पढ़ा दे और आगे चीजें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने लायक होंगे। चलो उसके आगे और भी देखते थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात लिख दे जरा सा, हम लोग कुछ बात नोट में लिख लो, ये आपको पढ़ा हुआ है आपने, ये चीज आपने पढ़ी हुई है, कुछ पुरानी चीज है, कि अगर आपका ऐसे लिखा होता है, ये आपको मालूम है कुछ बातें, कि अगर आपका x माइनस एक्स नॉट लेस देन या इक्वल टू अगर a लिखा होता है, तो आपको मालूम है ये क्या हो जाता है भाई, ये आपका हो जाता है x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू हो जाती है माइनस a से प्लस a के बीच, लेस देन या इक्वल टू दोनों, यहाँ लेस देन खाली यहाँ पर लेस देन लगा देना, ऐसे कर सकते हो आप। तो चलो हम इक्वल टू लगा दे, तो फिर यहाँ पर पूरे में एक्स नॉट जोड़ दो जरा, पूरे में यहाँ भी एक्स नॉट जोड़ो,
यहां एक्स नॉट जोड़ोगे एक्स बचेगा, यहां भी एक्स नॉट जोड़ो तो एक्स क्या आ जाएगा जरा बताना। फिर यहां पर से एक्स आपका इस तरह से आ जाएगा, एक्स नॉट माइनस ए से एक्स नॉट प्लस ए के बीच, या ऐसे लिख दो कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स नॉट माइनस ए से एक्स नॉट प्लस ए के बीच, ये आ जाएगा आपका एक्स। ठीक है, तो ये बात याद रखना। दूसरी बात आपने पढ़ा ही है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होता है, अ फंक्शन इज बाउंडेड, अगर कोई फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन आपका बाउंडेड होता है, अ फंक्शन इज बाउंडेड बाई के, बाउंडेड बाई के होता है, कोई फंक्शन बाउंडेड बाई के होता है, कब होता है, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी लेस देन और इक्वल टू के, अगर एफ एक्स का मॉड बाउंडेड बाई के इन डी का है तो भाई, यानी किस में लिया जा रहा है, किसी डोमेन डी में, भाई कुछ तो डोमेन होगा फंक्शन का डोमेन कुछ तो होगा, तो डोमेन अभी मैं डी कह दिया, बाद में जो भी हुआ करे, तो फंक्शन का डोमेन अगर डी है, फंक्शन का डोमेन डी लिया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही किसके लिए, जहां पर एक्स क्या है, डी में है, यानी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, मतलब डी के सारे एलिमेंट के लिए एफ एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल टू के है, तो आप कहते हो फंक्शन बाउंडेड। ये बहुत पुरानी बात है भाई, ये सब बहुत आपने पढ़ा हुआ है बीएससी में, एमएससी में, तो फंक्शन बाउंडेड होता है तो ये कंडीशन आपकी होती है हमेशा। अच्छा चलो भाई ठीक है, फिर अगर ये फंक्शन बाउंडेड है तो ये कंडीशन आपकी होती है। अब दूसरी बात आ गई, तो ये बात आप याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी फिर लिख दिया है, क्योंकि जरूरत क्या है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, तो इसमें पहले बात करेंगे हम लोग एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले हम इरेज करके लिख रहे हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होती है भाई, एग्जिस्टेंस थ्योरम होती है कि अगर आपने लेट, पहले एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ेंगे, फिर यूनिकनेस थ्योरम पढ़ेंगे, फिर कंबाइंड पढ़ेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, या आपका कोई क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किस पर कॉन्टिन्यूअस है, एट ऑल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई कुछ भी रखते हो, कुछ भी का मतलब सारे रियल नंबर, उन पर सब पे क्या आता है, एफ एक्स कॉमा वाई जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन दिया एफ एक्स कॉमा वाई हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। और एक्स कॉमा वाई कहां है ये भी बता दे रहे हैं, वो एक्स कॉमा वाई कहां है ये भी बता रहे हैं, एक्स कॉमा वाई जो है इन सम रेक्टेंगल, एक्स कॉमा वाई जो है किसी रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल आर, आर क्या दे रहा है आपको, आर दे रहा है आपको एक्स कॉमा वाई सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन ए और मॉडुलस ऑफ वाई माइनस वाई नॉट लेस देन बी। ये आपका कौन है, ये है आपका आर, ये आपको आर दे रहा है, ये आपको आर दे रहा है, यानी आपका इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब क्या होता है आपको बताइए, इसका मतलब ये होता है, अभी आपको बताया था पीछे भी हमने आपको बताया है, इसका मतलब होता है कि x होगा एक्स नॉट माइनस ए से एक्स नॉट प्लस ए तक, और y होगा इसी ऐसे सिमिलरली y लिख दो, y नॉट माइनस बी से y नॉट प्लस बी तक। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, एक्स नॉट माइनस ए से एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस ए तक, तो एक्स नॉट माइनस ए से एक्स नॉट प्लस ए का क्या मतलब हो गया भाई, ऐसे हो जाएगा, ऐसे रेक्टेंगल बन रहा होगा, एक्स नॉट माइनस ए, भाई रेक्टेंगल है, देखो साइड अलग अलग है ना, एक्स नॉट माइनस ए से एक्स नॉट प्लस ए और वाई नॉट माइनस बी से वाई नॉट प्लस बी, तो ये आपका इस तरह से हो रहा होगा, यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आपका होगा ये पॉइंट आपका हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट माइनस बी, और ये हो जाएगा वाई नॉट प्लस बी, और यहां हो जाए ये लिखा है आपका एक्स नॉट माइनस ए और ये लिखा है एक्स नॉट प्लस ए, तो एक्स नॉट माइनस ए से एक्स नॉट प्लस ए के बीच, वाई नॉट माइनस ए से वाई नॉट माइनस बी के बीच,
यानी आपकी इसकी बात हो रही है, इसका मतलब इस रेक्टेंगल की बात हो रही है। इस रेक्टेंगल में बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये पॉइंट कोई होगा वो हो जाएगा x, y। अगर ये पॉइंट लोगे तो वो हो जाएगा x, y। ये पॉइंट को लोगे इस रेक्टेंगल में तो ये हो जाएगा x, y। ये पॉइंट को लोगे रेक्टेंगल में तो ये हो जाएगा x, y। इस रेक्टेंगल में बहुत सारे पॉइंट होंगे, x, y करके बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो इस रेक्टेंगल में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सब पर आपका एफ ऑफ एक्स वाई कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ये कह रहा है आपको इतनी बात, ये हमने आपको पूरा समझाया कि क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। और साथ में और कह रहा है भाई, और जोड़ रहा है आपको कि एफ ऑफ एक्स वाई कैसा इज बाउंडेड भी है, एंड इतना इज बाउंडेड, ये आपका बाउंडेड भी है। किसमें? इन आर में, बाउंडेड है आर में। आर का मतलब कौन है यहाँ पर? आर का मतलब ये है यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल, यानी इस रेक्टेंगल में जितने भी पॉइंट हैं एक्स, वाई का मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसमें रेक्टेंगल में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल कैसे बनाया है आपको सामने फिगर में दिख रहा है कैसे बनाया हमने। तो इस रेक्टेंगल में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और उन सभी पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है। ये बात हो गई है। बाउंडेड का मतलब मालूम ही है, बाउंडेड होने का मतलब है दैट इज, बाउंडेड होने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है क्या होगा, देयर एग्जिस्ट के कोई नंबर होगा जीरो से बड़ा या जीरो भी हो सकता है, और सच दैट एफ एक्स का मॉड क्या होगा, एफ एक्स वाई का जो मॉड होगा वो लेस देन और इक्वल टू के आ रहा होगा ना। फॉर ऑल एक्स, जहां एक्स वाई किस में जा रहा होगा आपका, एक्स वाई किस में जा रहा होगा आपका, इस पूरे रेक्टेंगल में होगा। बस फॉर ऑल एक्स वाई लिख दिया, आप समझ जाओ रेक्टेंगल में है, इस पूरे रेक्टेंगल में होगा एक्स, वाई। बाउंडेड का मतलब यही तो होता है भाई कि उसका मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता भाई कभी भी। के नेगेटिव कैसे हो सकता है, मॉड कभी नेगेटिव नंबर से लेस हो ही नहीं सकता है, ना इक्वल हो सकता है मॉड। तो इसलिए जब भी आप के लेते हो तो ये के हमेशा जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अगर ये चीज हो गई, क्या हो गई, आपका एफ कॉन्टिन्यूअस हो गया और एफ आपका बाउंडेड हो गया। किसने? इस रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का मतलब ये चीज, ये और ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाते हैं, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में रेक्टेंगल होते हैं, आप देख सकते हो। तो ये और ये आपका रेक्टेंगल हो गया। तो ये चीज देख लेना जरा भाई, इरेज कर रहे इसको हम। तो अगर एफ आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाए और बाउंडेड हो जाए, किसके लिए, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू ए, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन ए और वाई माइनस वाई नॉट लेस देन बी के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाए और बाउंडेड हो जाए, ये दो चीज है। अगर है ऐसा हो जाए तो देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वाई डैश का मतलब वही डिवाइड बाई डी एक्स, और यहां पर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब कोई फंक्शन होगा एक्स और वाई के टर्म में, जहां पर कंडीशन दे रहा है। अब कंडीशन कुछ देता है पीछे बताइए था आपको, तो ये आपको कंडीशन दे रहा होगा, ठीक है। ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रहा होगा कहेंगे हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो कहते हो कि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। और ये सॉल्यूशन कहां एग्जिस्ट करता है ये भी बता दे रहे हैं। दिस सॉल्यूशन एग्जिस्ट, दिस सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट फॉर ऑल एक्स, for all x in the subinterval, in the subinterval modulus of x minus x naught less than alpha of the interval इतना। हम पूरा लिख दे रहे हैं, आपको बता दे रहे क्या है, हम बता रहे हैं आपको
भाई ये आपसे कह रहा है कि जहां पर अल्फा क्या है ये भी लिख दे, फिर आपको समझाए, रुक जाना। अल्फा क्या है वो भी लिख दे। जहां पर अल्फा क्या है, हेयर अल्फा इज ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, वेयर अल्फा जो होता है वो मिनिमम ऑफ, अल्फा जो होता है मिनिमम ऑफ, किसका मिनिमम होता है, ए और बी अपॉन के का मिनिमम। अल्फा जो होता है वो ए और बी अपॉन के का मिनिमम होता है। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही होगी, क्या कंडीशन है, फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर एफ आपका कॉन्टिन्यूअस है किस इंटरवल में, x माइनस एक्स नॉट, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन ए और मॉडुलस ऑफ y माइनस वाई नॉट लेस देन बी। अगर f आपका उस इंटरवल में आपका किसमें है, कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड है, और बाउंडेड है, बाउंडेड में क्या बताया है कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स क्या, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू के होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है। किस इंटरवल में होता है वो सॉल्यूशन, इस इंटरवल में होता है, और ये इंटरवल इस इंटरवल का सब इंटरवल है। सब इंटरवल समझते हो भाई, अरे जैसे कि आपने ये लिख दिया है, सोचो जरा सा, कि आपने लिख दिया 1,2, ये आपने एक इंटरवल लिया, ठीक है, ये 1,2 आपने इंटरवल लिया, या थोड़ा बड़ा ले लो, चलो 1,5 ले लो। अब इसके सब इंटरवल कौन हो जाएंगे, अरे भाई बहुत सारे सब इंटरवल बना सकते हो आप, सब इंटरवल्स हो जाएंगे। ये आप ले लो आपने 1,2 ले लो, 1,3 ले लो, 2,3 ले लो, और बहुत सारे बनेंगे। वो सभी इंटरवल जो इसके अंदर पाए जा रहे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो सभी इंटरवल जो इस इंटरवल के अंदर होंगे वो सभी इंटरवल हो जाएंगे इसके सब इंटरवल, ठीक है। वो सभी इंटरवल जो इसके अंदर पाए जा रहे होंगे इस इंटरवल में, वो सारे इंटरवल कहलाएंगे सब इंटरवल। तो फिर से हम आपको बता रहे पूरी बात, क्योंकि आपको अच्छे से पहले समझ में आना चाहिए क्या होता है। कोई कौन सा कुछ इसने ज्वाइन नहीं किया भाई अभी तक, कौन नहीं पहुंचा अभी तक, 5 ही लोग हैं। तो फिर जनक बात बता रहे आपको कि कोई भी फंक्शन अगर जो है आपका, उस फंक्शन को आप कहोगे कि उसका सोल्यूशन इस तरह से लिया होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो भाई, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये तो लिखा है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये कंडीशन दी होगी आपको वाई एक्स नॉट बराबर वाई नॉट, मतलब यहाँ पर कुछ भी होगा, एक्स नॉट बराबर 0, यहाँ पर 1, या यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये कंडीशन, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, आप कहोगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। कब कहोगे आप इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जब आपका दो पूरे कंडीशन पीछे लिखी है हमने, क्या लिखी, आपका एफ जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस हो, किसमें, कहां पर, उन एक्स कॉमा वाई के लिए, एफ एक्स कॉमा वाई कॉन्टिन्यूअस हो, किसके लिए, उन एक्स कॉमा वाई के लिए जिसके लिए क्या हो, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन ए, मॉडुलस ऑफ वाई माइनस वाई नॉट लेस देन बी हो। ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो और साथ में बाउंडेड हो। बाउंडेड के लिए क्या बताया मैंने आपको, बाउंडेड के लिए मॉड ऑफ एफ लेस देन और इक्वल टू के होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप कहोगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और सोल्यूशन एग्जिस्ट कहां करता है ये भी बताया जा रहा है आपको, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल के सब इंटरवल में। इसका सब इंटरवल कौन है, ये लिखा हुआ है इस इंटरवल के, ये इंटरवल तो आपको मालूम ही हो ही जाएगा, एक्स नॉट तो आपको दिए रहेगा, ए और बी आपको हमेशा 1 मानना होगा। ये सब लोग ध्यान से सुन लो, स्मॉल ए स्मॉल बी हमेशा हम लोग 1 मानेंगे हमेशा। तो आपका यहां पर ये तो इंटरवल निकल ही आएगा, इस इंटरवल का सब इंटरवल। अब ये सब इंटरवल कैसे निकलेगा, अरे भाई एक्स नॉट तो आपको यहां से दिया ही रहेगा, ये मान लो भाई एक्स नॉट बराबर लिखा है, तो एक्स नॉट जो यहां पर लिखा रहेगा वो यहां पर रख दोगे। अल्फा क्या होगा, अल्फा निकाल लोगे, अल्फा क्या होगा, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी अपॉन के। ए कौन होगा भाई, ए कौन होगा, ए जो होगा वो आपको 1 मानना है, बी भी आपको 1 मानना है। रही बात के की, के आप निकालोगे, कैसे निकालना है के, अभी पीछे बताए के कहां से निकाला गया है, के निकाला गया है मॉड ऑफ एफ
लेस देन और इक्वल टू करोगे वैसे के आ जाएगा। किसने नहीं ज्वाइन किया यार, 5 लोग दिखा रहा है, 1 लोग कहाँ चले गए हैं। अच्छा समीक्षा ने ज्वाइन नहीं किया वापस, चलो कोई बात नहीं भाई। चलिए तो ये चीज है अब आपकी। तो आपका क्या होगा, ये आपका एग्जिस्ट तब करेगा जब फंक्शन बाउंडेड हो और कॉन्टिन्यूअस हो। कहां कहां सब बता दिया आपको। और किसमें एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन, इसमें एग्जिस्ट करता है हमेशा, इस इंटरवल में। और ये इंटरवल क्या होता है, ये इंटरवल जो होता है इस इंटरवल का सब इंटरवल होता है। इसमें अल्फा कहां से निकलेगा, अल्फा यहां से निकलेगा। तो ये बात होती है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाली बात। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब आते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम हो गई। अब हम लोग आते हैं यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है वो भी देख लो भाई। यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस का मतलब सॉल्यूशन यूनिक कब होगा, एग्जिस्ट करने के लिए तो ये कंडीशन होती है, बोर्ड पे लिख दिया हमने, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में। अब यूनिक कब होता है सॉल्यूशन वो लिख लेते हैं हम लोग। तो यूनिकनेस थ्योरम आते हैं। यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम क्या होती है भाई। मान लो कि भाई यूनिकनेस थ्योरम के लिए क्या होता है कि लेट एफ एंड डेल एफ बाई डेल वाई, मतलब एफ ले लिया और एफ का क्या कर दिया पार्शियल डेरिवेटिव। डेल एफ बाई डेल वाई को ये भी बोलते हैं भाई एफ वाई, सफिक्स में वाई लिख दो तो इसका मतलब भी डेल एफ बाई डेल वाई होता है। आपने एफ ले लिया और डेल एफ बाई डेल वाई, दो की बात हो रही है, एफ और उसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, वाई के रिस्पेक्ट में। कैसा है ये आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, एफ भी कॉन्टिन्यूअस है और डेल एफ बाई डेल वाई भी कॉन्टिन्यूअस है। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, किसमें एक्स कॉमा वाई है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई इन द रेक्टेंगल आर, अभी पीछे बताया था रेक्टेंगल आर क्या होता है, सब कुछ आपको बताया। और बाउंडेड भी है, एंड क्या है बाउंडेड है, बाउंडेड है। कौन बाउंडेड है, एफ और डेल एफ बाई डेल वाई। मतलब ये कहने का है मेरा मतलब ये बात है, पहली बात आपका बाउंडेड कौन, एफ भी बाउंडेड हो, और दूसरी बात डेल एफ बाई डेल वाई भी आपका बाउंडेड हो। अब यहां पर के है तो यहां पर एम बदल दिया हमने। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई किसमें है ये एक्स कॉमा वाई, इन रेक्टेंगल आर। आर कौन है, रेक्टेंगल एच आर, यानी एफ भी बाउंडेड है और डेल एफ बाई डेल वाई भी बाउंडेड है। भाई किसी का मॉड अगर किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन और इक्वल टू होता है तो वो बाउंडेड होता है, एफ भी बाउंडेड है और डेल एफ बाई डेल वाई भी बाउंडेड है। तो देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आईवीपी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, आईवीपी का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। तो ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है और जहां पर कंडीशन दी रहती है आपको हमेशा, ये इनिशियल कंडीशन होती है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। यूनिक सॉल्यूशन को ये भी लिख सकते हैं हैज अटमोस्ट वन सॉल्यूशन। अटमोस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, अटमोस्ट वन सॉल्यूशन का, अटमोस्ट वन का मतलब होता है सिर्फ एक, ज्यादा से ज्यादा एक। अटमोस्ट वन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक। ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्यूशन का मतलब हो गया या तो एक सॉल्यूशन होगा मतलब यूनिक होगा, या तो फिर क्या होगा सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन, या बल्कि यहां पर ये लिख दो हैज अटमोस्ट वन सॉल्यूशन लिख दो, ऐसे लिख दो, क्योंकि अटमोस्ट वन में दो बातें आ जाती हैं इसलिए अटमोस्ट वन सॉल्यूशन। अटमोस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्यूशन होगा। ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्यूशन का मतलब है या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, भाई एक सॉल्यूशन होगा, ज्यादा से ज्यादा एक का क्या मतलब होता है, तो एक या एक से कम। तो कम, ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्यूशन का मतलब है या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक से कम। एक से कम सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन, यानी अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों
तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा, एक बात आपको बता दे, आप ध्यान से देखो कि ये जो कंडीशन लिखी यूनिकनेस थ्योरम की जो कंडीशन लिखी है, इसमें एग्जिस्टेंस थ्योरम छुपी हुई है। जो यूनिकनेस थ्योरम की कंडीशंस लिखी हैं, इसमें आपकी एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशन छुपी हुई है। देखो ध्यान से भाई, एग्जिस्टेंस थ्योरम की कंडीशन क्या थी कि एफ आपका कॉन्टिन्यूअस हो और एफ आपका बाउंडेड हो। वो तो इसमें भी है, एफ कॉन्टिन्यूअस है और यहां से क्या दिख रहा है, एफ बाउंडेड है। तो सीधी सी बात है भाई, यहां पर से इसका मतलब है यूनिकनेस थ्योरम तभी बात होती है जब एग्जिस्टेंस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो रही है। देखो साफ साफ, बस इसमें क्या हो गया, एग्जिस्टेंस थ्योरम में एफ के लिए खाली था, कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड एफ के लिए था, और यूनिकनेस थ्योरम में एफ तो कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड होना ही चाहिए, और डेल एफ बाई डेल वाई भी ये वाला भाई, ये डेल एफ बाई डेल वाई भी कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड होना चाहिए। अगर एफ कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड है तो डेल एफ बाई डेल वाई भी क्या हो रहा है, और डेल एफ बाई डेल वाई भी कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड है, तभी यूनिकनेस की बात होगी, तब आप तो कहोगे सोल्यूशन यूनिक तभी होगा भाई, तब ये बात बहुत पॉसिबल होती है। तो आप एक बात, ये बात याद रखना भाई कि अगर आपका डेल एफ बाई डेल वाई, अगर एफ आपका अगर कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सीधी सी बात है जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप कहोगे यूनिक है कि नहीं है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, यहां पर एटमोस्ट वन सॉल्यूशन की जगह यूनिक ही सॉल्यूशन कर लो, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हम यूनिक सॉल्यूशन ही कर ले रहे इसको, ठीक है। बाकी जब वहां पर देख सॉल्यूशन क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर एकदम कंफर्म करेंगे इसको हम यहाँ पर कि नो सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है, कब आता है, वहां पर आपको दिक्कत समझाएंगे। तो सीधी सी बात है भाई, यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है, अच्छा बताओ। पहले तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए पहले तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब आप बात करोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बात की बात आती है। तो पहले तो आपको सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, बाकी बात तो बाद में होती है। तो इसीलिए पहले यहां पर एफ कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड हुआ है, एफ कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड मतलब है पहले सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद डेल एफ बाई डेल वाई कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड है, मतलब डेल एफ बाई डेल वाई कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड का मतलब हो गया जब एफ एग्जिस्ट कर रहा है पहले ये, उसके बाद डेल एफ बाई डेल वाई भी कॉन्टिन्यूअस बाउंडेड है, तो एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी कंडीशन आ जाए डेल एफ बाई डेल वाई के लिए भी आ जाए, तो फिर आप कहते हो कि सॉल्यूशन यूनिक है। तो पहले तो एग्जिस्ट करना चाहिए सॉल्यूशन, उसके बाद बाकी बात होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी भाई। अब इसके आगे है यूनिकनेस थ्योरम हो गया, एग्जिस्टेंस थ्योरम हो गई आपकी। एक सेकंड भाई, तो एक मिनट, आपको एग्जांपल बताने, एग्जांपल कल ही डिस्कस करेंगे भाई, काफी टाइम हो रहा है। एग्जांपल्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल मतलब मंडे को ये चैप्टर हो जाएगा, तो ओडीई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत कायदे से सब कुछ हमने पढ़ा दिया ओडीई में। बाकी प्रैक्टिस आप करते रहना क्वेश्चंस की, जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट्स में जो भेजे हैं उसमें क्वेश्चंस हैं, लगाते रहना। जो प्रॉब्लम आए भाई पूछते रहना, ठीक है। ग्रुप में डाल देना, जिसको किसी को आता होगा वो बता देगा, नहीं तो हम तो बता ही देंगे, ठीक है। देर सवेर हम बता ही देंगे, वैसा नहीं कि आपने डाला उसी टाइम फौरन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी ओडीई कंप्लीट होने के बाद हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, और फिर लीनियर अलजेब्रा हो जाएगी उसके बाद हम लोग पीडीई पढ़ेंगे, ठीक है। जरा इसके पिछले वाला नेट का बैच है, तबियत ही खराब हो जाती है आजकल, तबियत नहीं ठीक चले मेरी काफी दिन से, तो पिछले वाला जो है बैच खत्म हो जाए तो हम इसको क्लास को 1.5 घंटे की कर दे, फिर हम 6 सवा 6 बजे करीब लगाएंगे, और 7:30 पौने 7:30 बजे करीब लगाएंगे हम, तो क्लास लंबी हो जाएगी, 7:30 पौने 8 तक लगा देंगे, तो फिर जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, ऑफ कर रहे हैं बाकी क्लास।